Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, हमने रियलाइज़ किया है कि कई सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले एस्पिरेंट्स जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उनकी तैयारी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग ए न्यू स्पेशल बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इसका जो टाइमिंग होगा वो इवनिंग में होगा आफ्टर ऑफिस आवर्स, मे बी 6:30 और 7 एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द एस्पिरेंट्स, एंड दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अपकमिंग 16th May. तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हियर. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about debate on national language, and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. Context समझते हैं क्यों ये आर्टिकल हम ले रहे हैं. तो देखिए, हाल फिलहाल में थोड़ी सी डिबेट हो गई वाया ट्वीट्स बिटवीन एक्टर अजय देवगन एंड कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप. तो अजय देवगन साहब ने कुछ इस तरीके का, उसके पहले किच्चा सुदीप ने कुछ कहा था. अब ये पूरा का पूरा डिबेट हमारे किसी काम का नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ. किच्चा सुदीप ने कुछ कहा कि KGF 2 इतनी पॉपुलर हो गई है, आजकल साउथ इंडिया की फिल्में भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं, पैन इंडिया हो रही हैं, सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं चल रही. और उस पर फिर अजय देवगन ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज़ करते हैं. हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी, जनगण मन. अब अजय देवगन ऐसा ट्वीट करके थोड़ा सा फंस गए हैं, क्योंकि देखो, अजय देवगन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज ऐसा कोई चीज़ है नहीं. ये बात हमें समझनी है, नेशनल लैंग्वेज. इसीलिए ये डिबेट मैंने लिया है. वी हैव शेड्यूल लैंग्वेज, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज, बट वी डू नॉट हैव एनीथिंग लाइक नेशनल लैंग्वेज, राइट. तो नेशनल लैंग्वेज का इशू स्टार्टिंग में ही उठा था और कई सारे सपोर्टर्स थे. इवन महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज, ताकि हमारे देश की कंसोलिडेशन और यूनिटी बनी रहे. कई सारे सपोर्टर्स थे जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, उनका मेन आर्गूमेंट यही था कि इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी, और इनफैक्ट ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते भी हैं. तो दिस इज़ हाउ हिंदी ओनली शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज. जबकि अपोज करने वाले ऐसे लोग थे कि इट विल बी अनफेयर फॉर नॉन हिंदी स्पीकर्स, और हिंदी में भी तो कई सारे डायलेक्ट्स होते हैं, तो किस डायलेक्ट को आप नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे. तो इन्हीं सब डिबेट्स के कारण फिर संविधान बनाने वाले जो हमारे मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दे डिसाइडेड दैट नो लैंग्वेज शैल बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. तो अलग अलग देशों में होता होगा नेशनल लैंग्वेज, हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज जैसी चीज़ तो नहीं है. वी हैव शेड्यूल लैंग्वेज, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेज एज शेड्यूल लैंग्वेज. ओरिजिनली 14 थे, बाद में अमेंड कर करके और भी ऐड कर दिए गए. शेड्यूल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है? तो शेड्यूल लैंग्वेज वो कम से कम 22 लैंग्वेजेज को आइडेंटिफाई किया गया है जो मेजर स्पोकन लैंग्वेजेज हैं इन आवर कंट्री. ये जो लैंग्वेजेज हैं, 22 लैंग्वेजेज जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 344(1) एंड 351, इन लैंग्वेजेस की खासियत ये है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर यूजिंग इट फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एसएमईज़. तो एसएमईज़ एक शेड्यूल लैंग्वेज है जिसको असम में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर यूपीएससी की भी आप बात करें, यूपीएससी जो नेशनल लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें भी आप इन 22 में से किसी भी भाषा में अपना आंसर लिख सकते हैं. हाँ, सवाल बस हिंदी और अंग्रेजी में ही आता है, लेकिन आप इनमें से किसी एक भाषा में अपना जवाब लिख सकते हैं और उसको चेक किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. तो ये है फ़ायदा या सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज. ये 22 आधिकारिक तौर पे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेज हैं जिसको अलग अलग स्टेट्स ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा हमारे संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज भी आइडेंटिफाई किया है. आपको ये बात डिबेट पता होगी कि ओरिजिनली हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था फॉर 15 ईयर्स, और बाद में ऐसी बातें थी संविधान के हिसाब से कि 15 साल बाद सिर्फ हिंदी विल कंटिन्यू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. लेकिन फिर साउथ इंडियन स्टेट्स और कई ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि सिर्फ हिंदी अगर
ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगी इन गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स, और इसी कारण से फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, जिसकी मदद से हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का पर्पस है कि पार्लियामेंट में इन दोनों ही लैंग्वेजेज में सारे बिजनेसेस होंगे। तो आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में मेनली इन्हीं दोनों लैंग्वेज में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं बातें करते हैं। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एक्ट्स होंगे मेनली इन दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकते हैं। अगर बात की जाए लैंग्वेज फॉर हायर जुडिशियरी, शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंग्वेज की बात की जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एसेंशियली इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है एज़ पर आर्टिकल 348(1) सब क्लॉज ए। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच टुगेदर इज नोन एज हायर जुडिशियरी विल बी यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर देयर कंडक्ट। हाँ, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स के अंदर दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते वहाँ के गवर्नर इस तरह का नोटिफिकेशन रिलीज़ करें ओनली आफ्टर प्रायर कंसल्ट विद द और कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संविधान के हिसाब से सिर्फ अंग्रेजी का इस्तेमाल होना चाहिए हायर जुडिशियरी में, लेकिन गवर्नर चाहें तो अलग अलग अपने अपने रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन वाले हाई कोर्ट के अंदर वो दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करा सकते हैं आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट। और इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके जो आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में दिया है उसका इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर अब हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये सारी बातें हैं भाषा को लेकर के। एक बात का आप ध्यान रखना कि देयर इज़ नथिंग लाइक नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री। वी आर हैविंग 22 scheduled languages mentioned here and we have only 2 official languages at national level, that is हिंदी एंड इंग्लिश। और भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखो, हमारे यहाँ पे जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं अगर उनका आप ओरिजिन ट्रेस करो तो दे आर मोस्टली इंडो आर्यन और द्रविडियन टाइप। बाकी सारे भी हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, साइनो टाइबेटन, बट उनका जो बोलने वाले लोग हैं वो कम हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल स्टूडेंट्स। तो पीएसआईआर ऑप्शनल स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को मिस नहीं करेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए हुआ क्या है हाल फिलहाल में डेवलपमेंट। पिछले वीक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल का नाम रखा गया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसका गोल बताया गया टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी एंड फॉस्टरिंग इक्विटी एंड जस्टिस अमंग्स नेशन। तो थोड़ी सी मजाक वाली बात लग रही है कि चाइना इज़ टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस, और एक नए इनिशिएटिव को प्रपोज किया है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जिसका नाम दिया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसमें टोटल 6 एरियाज़, फोकस एरियाज़ उन्होंने प्रपोज किए हैं। प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी बाय रिमेनिंग कमिटेड टू विजन ऑफ कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। ये जो भी एरियाज़ मैंने बोल्ड किए हैं बस यही याद करना फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, हर एक देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, जिसको सबसे ज़्यादा चाइना ही वायलेट करता है। अबाइडिंग बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, कमिटेड टू टेकिंग लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज सीरियसली। तो जितने भी देश हैं उनके जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको सीरियसली लिया जाए। सबसे ज़्यादा तो ये खुद थ्रेटन करता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, फिलीपींस, उनको पीसफुली रिजॉल्विंग डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट्स, मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल डोमेन्स। तो सिक्योरिटी के देखो ट्रेडिशनल चैलेंजेस तो हैं ही हैं, जैसे टेररिज्म, कई सारे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस उमर्ज होकर के आ रहे हैं, जैसे बायो टेररिज्म या साइबर सिक्योरिटी। तो बोलते हैं कि दोनों तरह के सिक्योरिटी इशूज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए। ये 6 एरियाज़ पे हमें फोकस करना चाहिए अंडर द न्यू इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय चाइना, जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। आयरॉनिकली चाइना नेवर अडेयर्ड टू दीज प्रिंसिपल्स देमसेल्फ, जो वो दुनिया को प्रीच कर रहा है। उसके अलावा ये जो स्पीच दिया शी जिनपिंग ने उसमें और भी कई बातें उन्होंने कही कि इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ इशारा किया
कि देर आर सम कंट्रीज दैट आर डिस्टर्बिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग स्मॉल सर्कल्स, स्मॉल ग्रुप्स। तो कहीं ना कहीं सारा क्वाड ग्रुप पे था या AUK-US ग्रुप पे था, विच इज़ एसेंशियली सीन एज एंटी चाइना। उन्होंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बना रहा है US, अगेन क्वाड की बातचीत कर रहे थे वो बिना उसका सीधा नाम लिए, ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को रिवाइव करने का नया तरीका है। ये जो भी इंडो पैसिफिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दैट इज़ एशियन वर्जन ऑफ NATO, मीन्स क्वाड एंड AUK-US आर एशियन वर्जन ऑफ NATO, एंड चाइना स्टैंड्स फॉर द ट्रू स्पिरिट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। तो ये आर्टिकल मैंने इसी वर्ड के लिए ज़्यादा डिटेल्ड में लिया है, मल्टीलैटरलिज्म, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखी जाए तो। मल्टीलैटरलिज्म, इस पर हम और चर्चा करेंगे आगे। देखो, अगर चाइना का करंट, चाइना जो है उसका एम देखो आप, तो वो यही है कि अमेरिका की हेजेमनी को कम किया जाए और धीरे धीरे चाइना के डोमिनेंस को बढ़ाया जाए। अमेरिका की हेजेमनी को कम करें। हेजेमनी का मतलब होता है अनक्वालिफाइड, अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस। तो अगर आप देखें तो दुनिया में 1991 के बाद से, कोल्ड वॉर के बाद से, अमेरिका की डोमिनेंस नहीं थी, हेजेमनी थी, अनचैलेंज्ड, अनपैरेलल्ड डोमिनेंस। तो अब उसको धीरे धीरे वो ब्रेक करना चाहता है चाइना, अमेरिका की हेजेमनी। वैसे भी अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, चाहे इकॉनमी बात करें या वहाँ की सिक्योरिटी की बात करें। 9/11 के बाद से ही अमेरिका की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है और अमेरिका पूरी तरह से सिक्योर है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया है। तो अब अमेरिका की हेजेमनी को कम करें और हेजेमनी को ब्रेक करें, दुनिया को मल्टीपोलर बनाएं, मल्टीलैटरल बनाएं, यानी कि सारे देशों का इक्वल सिग्निफिकेंस हो, सिर्फ एक कंट्री का डोमिनेंस या हेजेमनी ना हो, और उस मल्टीलैटरल या मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना का धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़े। ये है शी जिनपिंग का गोल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोनों की फॉरेन पॉलिसी कन्वर्ज होती हुई दिखती है। वैसे तो हमारे दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी कन्वर्ज होती हुई दिखती है, वे बोथ साइड्स वांट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ध्यान से समझिएगा, इंडिया ऑल्सो हैव ए विजन ऑफ हैविंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। जिस तरह का मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का गोल चाइना का है, वैसा ही मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया भी बनाना चाहता है। तो ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं क्या होता है यूनिपोलर, बाईपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड वेयर ओनली वन कंट्री एंड इट्स अलाइज डोमिनेट द ग्लोबल ऑर्डर, राइट। तो यूनिपोलर वर्ल्ड अगर आपको समझना है तो आप याद करो कि जैसे 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद से 1945 तक, 1991 तक एक कोल्ड वॉर चला। दैट कुड बी सीन एज ए बाईपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर वेयर द टू कंट्रीज enjoy dominance in a global order, और टू साइड्स या टू ग्रुप्स, US and USSR bloc enjoyed dominance। तो वर्ल्ड वॉज बाईपोलर फ्रॉम 1945 to 1991। और उसके बाद से वंस USSR गॉट डिसइंटीग्रेटेड, it could no longer pose threat to the US bloc, and since then the world became unipolar and the US became the most dominant power। और unipolar world को फिर हम कह सकते हैं where there is no dominance of one country, it is actually hegemony of one country। जब एक कंट्री का डोमिनेंस है यानी कि अनपैरेलल्ड है तो उसको हेजेमनी कह सकते हैं। अगर आप देखिए तो 21st सेंचुरी में इंडिया और चाइना, ब्राज़ील ऐसे देशों का मेन यही गोल है कि दुनिया को जो यूनिपोलर हो चुकी थी 1991 के बाद से, उसको मल्टीपोलर बनाया जाए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज राइज करें, अपनी अपनी एरियाज़, अपने अपने डोमिनेंस को वो असर्ट करें, जिसमें WTO, यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पे सारे देशों की बात सुनी जाए। सो अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर, इट कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर, जहाँ पे सबकी बात सुनी जाए, सबका साथ, सबका विकास। तो ये है इंडिया का गोल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के गोल कन्वर्ज होते हैं। अगर बात की जाए तो US और इसके जो NATO अलाइज थे, दे इंजॉयड अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल ओवर ग्लोबल ऑर्डर आफ्टर 1991, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। लेकिन 21st सेंचुरी के बाद से देयर हैव बीन राइज ऑफ चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। इसमें भी सबसे ज़्यादा राइज हुआ है चाइना का, एंड चाइना इज़ नाउ असर्टिंग टू रीस्ट्रक्चर द ग्लोबल ऑर्डर। चाइना ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रीपोजिशन किया है। आप देखें उसकी अपनी करेंसी युआन को IMF
के हार्ड करेंसी बास्केट में उसने इंक्लूड करा लिया। यूएन की तमाम एजेंसीज़ में उसने अपनी फंडिंग बढ़ा दी। आप देखते हैं कि कैसे WHO से फ्रस्ट्रेट हो गया यूएस, WTO से फ्रस्ट्रेट हो गया यूएस, क्योंकि इन सारी जगहों पे एक वक्त पे यूएस का डोमिनेंस था, अब वहाँ पे धीरे धीरे चाइना का डोमिनेंस हो रहा है। तो माना जा रहा है कि चाइना, जिसको चाइनीज़ इकोनॉमी को या चाइना को हम लोग कभी कभार ड्रैगन नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट हैज़ मेड इटसेल्फ क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन अ ग्लोबल ऑर्डर। तो दुनिया जो है वापस से कम बाईपोलर तो हो ही रही है। 1991 के बाद से जो यूनिपोलर हो गई थी उसमें चाइना तो राइज कर ही रहा है, लेकिन इंडिया चाहता है कि दुनिया बाईपोलर ना बने, मल्टीपोलर बने, इंडिया का भी अपना स्पेस रहे। हम नहीं चाहते कि वापस से दो जाइंट्स के बीच में सारा का सारा ग्लोबल ऑर्डर हो जाए, कोल्ड वॉर जैसा टाइम आ जाए जिसमें हमें साइड चुनना पड़े। तो जो राइज ऑफ चाइना है ये कहीं ना कहीं एक तरह का अलार्मिंग बेल था यूएस के लिए भी, और यही कारण है कि इंडिया और यूएस के टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक टाइम में आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई एडवर्सरी था तो वो यूएस था। अगर पूरे कोल्ड वॉर के टाइम में आप देखिए तो 1971 के टाइम में जब हमारे पास रेफ्यूजी क्राइसिस के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इंडिया वाज नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। बाद में कई सारे स्टेप्स लिए गए, आपको पता होगा, मैं कभी और उस पर चर्चा करूंगा। फिर जाकर के वी वेर एबल टू न्यूट्रलाइज यूएस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करना। आप देखो तो इंडिया और यूएस के बीच में राइजिंग जो प्रॉक्सिमिटी है उसके पीछे मुख्य कारण है चाइना। ये वही यूएस है जिसने 2008 में हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसको 123 डील भी कहते हैं, जिसमें इसने हमें एग्जेम्पशन दे दिए, वेवर दे दिए फॉर मेकिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस फॉर सिविलियन पर्पस। और ये वही यूएस है जिसने 1974 में हमारे ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए थे जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था। तो यूएस हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर सिंस 2010। तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस बदल रहे हैं उसके पीछे चाइना फैक्टर इज अ रोल। चाइना हैज़ लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस सपोर्ट फॉर इंडिया, and this is how India has got entry to MTCR या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो चाइना फैक्टर हैज़ led to huge investment by US in its allies countries like इंडिया। तो इंडिया तो कभी अलाई था ही नहीं यूएस का, ये तो चाइना फैक्टर है जिसके कारण यूएस जो है वापस से एक बैंड वैगनिंग कर रहा है। ये सब टर्म्स आईआर के हैं, बैंड वैगनिंग, जिसमें वो इंडिया जैसे कंट्री, फिलीपीन, इन सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है चाइना के राइज को रोकने के लिए। इसको बेट एंड ब्लीड पॉलिसी भी कहते हैं। इंडिया को वो बेट कर रहा है, चाहता है, क्योंकि ब्लीड भी करेगा तो इंडिया करेगा। चाइना से वो डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहता है यूएस, इंडिया को ब्लीड कराना चाहता है। अब इंडिया के लिए यही एक डायलेमा है, क्या हम पूरी तरह से यूएस के साथ हो जाएं और एंटी चाइना हो जाएं, फिर से दुनिया वही यूनिपोलर हो जाएगी और हम यूएस के जूनियर पार्टनर हो जाएंगे, अपनी ऑटोनॉमी लूज कर जाएंगे। तो हम ये भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं इंडिया वांट्स ए स्ट्रॉन्ग चाइना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाइना होने से ही यूएस बैलेंस होता है और इंडिया का जो गोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंडिया चाहता है कि चाइना पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए, लेकिन वो हमारी लिमिटेड फॉरेन पॉलिसी होगी, अंडरस्टैंडिंग, फॉरेन पॉलिसी की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी। हम नहीं चाहते कि चाइना पूरी तरह से यूएस के सामने कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि अगर चाइना पूरी तरह से यूएस के सामने कमज़ोर पड़ गया फिर तो वर्ल्ड विल बिकम वंस अगेन यूनिपोलर, जिसमें यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड हो जाएगा और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं दैट विल बी नेग्लेक्टेड। 1990 से लेकर के 2000 तक के बीच में इंडिया के सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्ट करता था यूएस। इंडिया रेस्ड सो मेनी टाइम्स द इश्यूज ऑफ टेररिज्म इन फ्रंट ऑफ द यूएस। कंधार में हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, बट यूएस नेवर टुक इट सीरियसली अंटिल इट इटसेल्फ फेस्ड टेररिस्ट अटैक इन 2001 9/11। तो हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग चाइना बने जो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करे, लेकिन एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चाइना हो गया बहुत ज़्यादा तो फिर वो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा, वो पाकिस्तान को बॉल्स्टर करेगा, सपोर्ट करेगा ताकि वो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करे। इंडिया का जो डोमिनेंस है, लीडरशिप रोल है साउथ एशिया के अंदर, वो चैलेंज होगा। तो ना ही हम वेरी वीक चाइना चाहते हैं, ना ही वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वीक चाइना हो गया तो वर्ल्ड विल बिकम यूनिपोलर, बहुत स्ट्रॉन्ग चाइना हो गया तो इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा। वी वांट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग चाइना विच कुड चैलेंज द यूएस, बट
at the same time allow enough space for countries like India, Brazil to rise and assert their own place in global order so that the world becomes multipolar and democratic. और यही कारण है कि आप देखिए कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ होता तो है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा है. आप देखिए तो अभी भी तो डीजीएमओ लेवल पे बातचीत हो ही रही है. इवन आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट या डोकलाम, चाइना के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से ख़राब नहीं हुए. एंड चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इनफैक्ट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इफ़ अ कंट्री इज़ कंसर्न. तो इसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में. दिस टर्म इज ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अदर जनरल स्टूडेंट्स. ये जनरल स्टडीज़ में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. इंडिया अगर आप देखें तो यूएस के साथ होकर के चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉट ए हार्ड बैलेंसिंग, नॉट एनी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइना. इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग. थोड़ा बहुत हम उसको कंट्रोल करते भी हैं, थोड़े बहुत एंटी चाइना स्टैंड लेते भी, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ इंटीग्रेट भी करते हैं. सो दिस अप्रोच इज नोन एज सॉफ्ट बैलेंसिंग. और अल्टीमेटली एक बात याद रखना है, जयशंकर साहब ने भी हाल फिलहाल में इसको रिपीट किया था, फॉरेन पॉलिसी में एक ही चीज़ें मायने रखती हैं और वो है प्रिजर्विंग नेशनल इंटरेस्ट. नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज़ परमानेंट एनिमी. सो गिव अप द अंडरस्टैंडिंग लाइक चाइना इज एनिमी एंड यूएस इज फ्रेंड. इन इंटरनेशनल रिलेशन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट. इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है. इंडियाज इंटरेस्ट लाइज इन स्ट्रॉन्ग बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना, डिस्कस. तो जितना भी मैंने आइडियाज डिस्कस किया उसके बेसिस पे आई होप आप ये सवाल आंसर कर सकते हैं. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन. The next article is about Gagan and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो गगन को अगर समझना है तो पहले थोड़ा जीपीएस समझते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम समझते हैं. जीपीएस तो आपने इस्तेमाल किया ही होगा अपने जीवन में. ऐसे कैब के अंदर आप देखते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं. आप भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं. जीपीएस का दूसरा नाम है नैवस्टार. इसको डेवलप किया है यूएस की एयर फोर्स ऑपरेशंस ऑफ द यूएस. और जीपीएस इज ए ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. इस तरीके की 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में हो वो आपकी पोजीशनिंग बता सकता है. और आप जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे वो आपको सपोर्ट करता रहेगा अपनी पोजीशनिंग को समझने में. आपने तो जीपीएस इस्तेमाल कर ही रखा है. ये जीपीएस, ये जो ऐप चलता है वो उसका टेक्निकल नाम है नैवस्टार. इसके पीछे ये 24 सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल हैं. और जीपीएस डेवलप तो वैसे अमेरिका ने किया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को ये अवेलेबल करा रखा है इस्तेमाल करने के लिए. जीपीएस का कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं. ऐसा नहीं है कि जीपीएस इज़ द अलोन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. नाम से ही आप समझो ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. दुनिया में आप कहीं भी हैं आपका पोजीशन ये बता देगा. लेकिन जीपीएस के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे ग्लोनास है जो रसिया ने बनाया है, गैलीलियो है जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, QZSS जो है जापान ने बनाया, बाइडू चाइना ने बनाया है. ये सभी जीपीएस सिस्टम हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसको पूरी दुनिया इस्तेमाल नहीं कर रही है. धीरे धीरे ये लोग पॉपुलर बना रहे हैं, ऑल्टरनेटिव की तरह रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द जीपीएस ऑफ यूएस. इंडिया ने भी बनाया है एक पोजीशनिंग सिस्टम जिसका नाम है नाविक. उसका स्टार्टिंग में उसका नाम था IRNSS, इंडिया रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. बाद में उसका फंक्शनल नाम कर दिया गया नाविक. ठीक है, अब ध्यान से समझना, इंडिया का जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है दैट इज़ नॉट जीपीएस, दैट इज़ रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. यानी कि ये पूरी दुनिया को कवर नहीं करता है. जैसे ये जीपीएस जो है ये पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, दुनिया किसी कोने में वहाँ से आपका लोकेशन बता देगा. हमारा जो नाविक है ये खाली इंडिया और आसपास के साउथ एशियन कंट्रीज़ को कवर करता है, वहाँ पे हमारे पोजीशनिंग सिस्टम को बता सकता है. इसी कारण से नाविक को हम कह सकते हैं रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, RPS, नॉट जीपीएस. ठीक है, तो अगर RPS की बात की जाए, ये रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम नाविक की बात की जाए, जिसका बाद में नाम कर दिया गया नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जिसका स्टार्टिंग में नाम था IRNSS. इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं. जैसे जीपीएस में 24 थे, यहाँ 7
सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसमें से 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आई होप आप समझते होंगे 36,500 किलोमीटर के हाइट पे होता है ऑन द इक्वेटर इटसेल्फ, तो उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। इसकी खासियत ये होगी कि ये अर्थ के किसी एक पॉइंट पे हर वक्त रहेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से अर्थ घूम रहा है उसी रफ्तार से ये भी घूम रहा है, तो 24 घंटे में ये भी अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये वाला सैटेलाइट जो 36,500 किलोमीटर हाइट पे होगा जियो स्टेशनरी। तो 3 है जियो स्टेशनरी और 4 हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस कुछ इस तरीके का होता है, हाइट जियो स्टेशनरी जैसी ही होगी बट इट विल बी एट सम इंक्लिनेशन विद द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मुद्दा ये है कि इंडिया का जो नाविक है उसके 7 टोटल सैटेलाइट हैं जो रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। इंडिया ने ये रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम नाविक बनाना तब शुरू किया था 1999 के कारगिल वॉर के बाद से, जब यूएस ने हमें अपना जीपीएस सर्विस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हमने बोला कि भाई हमें जीपीएस इस्तेमाल करने दो ताकि वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो भी इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठी हैं, इनका लोकेशन हम पता कर सके। यूएस ने हमें डिनाई कर दिया और तब जाकर के इंडिया ने अपना ये नाविक सिस्टम IRNSS डेवलप करना शुरू किया है। तो अब धीरे धीरे उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में भी अब जीपीएस के जगह पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे फ़ोन्स आएंगे जो नाविक के ऊपर काम करेंगे, कम से कम इंडिया के अंदर हमारा लोकेशन तो बता ही देंगे। अगर बात की जाए जीपीएस सिस्टम की या इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम की, तो उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ओला उबर में ट्रैकिंग डिवाइस की तरह होता ही है, मिसाइल के गाइडेड सिस्टम में काम करता है, जीपीएस की मदद से वो अपने आप को गाइड करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस में काम होता है, ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम में काम होता है, ठीक है। लोग वुमेन, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन के सेफ्टी ट्रैकिंग डिवाइस में काम होता है। एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल में आरोग्य सेतु ऐप में इसका काम हो रहा था। वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम में काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें एरोप्लेन्स की, फ़्लाइट ऑपरेशंस की, तो फ़्लाइट ऑपरेशंस सिर्फ जीपीएस से चलाना थोड़ा ख़तरनाक है, राइट। जीपीएस का इस्तेमाल फ़्लाइट ऑपरेशंस में होता है, लेकिन सिर्फ जीपीएस से फ़्लाइट चलाओगे तो दिक्कत है। आपको देखा होगा ना, अपना जीपीएस अटक जाता है, कभी कभार लैग के साथ चलता है, कभी कभार गलत लोकेशन भी बताता है। और फ्लाइट चलाओगे जीपीएस से तो आना होगा गुवाहाटी, पहुंच जाओगे डिब्रूगढ़, कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाएगा। सो मुद्दा ये है कि जीपीएस दो इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस बट इट कैन नॉट alone be used for flight operations because flight operations are risky and they require a lot of precision। इसीलिए जीपीएस को ऑगमेंट करना पड़ता है, मतलब जीपीएस को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए। जीपीएस का ऑगमेंटेशन 2 तरीके से हो सकता है। ग्राउंड बेस्ड इस तरह के रडार बनाओ जो फ्लाइट का हाइट, लोकेशन सब बताए, ठीक है, इस तरह के ग्राउंड बेस्ड रडार बनाइए, या सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन दीजिए। तो जीपीएस तो अपने आप में सैटेलाइट है, उसके अलावा कुछ और सैटेलाइट लगाइए जो प्लेन्स के लोकेशन को हमें ऑगमेंट करने में, लोकेट करने में मदद करे। तो मुद्दा यह है कि जीपीएस को और ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए या तो ग्राउंड बेस्ड, रडार बेस्ड ऑगमेंटेशन कीजिए या सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन कीजिए। और ये जो गगन है जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन है जीपीएस का, इसीलिए इसका पूरा नाम है गगन का जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस को एड करता है, एक्स्ट्रा ऑगमेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं जीपीएस और गगन में अंतर है। जीपीएस तो अमेरिका ने चलाया है, उसके ऊपर कुछ सैटेलाइट हमने और लॉन्च किए हैं जो गगन का हिस्सा है, जो फ्लाइट ऑपरेशंस में ऑगमेंट करता है फ्लाइट ऑपरेशंस को। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशंस गगन को बनाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ मिल करके। अब गगन हमारे देश के ऊपर ये फ्लाइट ऑपरेशंस को ऑगमेंट करता है। इसी तरीके के कई सारे फ्लाइट ऑगमेंटेड सिस्टम्स बनाए गए हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। इनको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब बाकी जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे क्या रडार से काम चल रहा है, ग्राउंड बेस्ड रडार से ऑगमेंटेशन चल रहा है। सिर्फ जीपीएस से देखो फ्लाइट नहीं चल सकती, तो बाकी सब जगहों पे रडार बेस्ड ऑगमेंटेशन काम चल रहा है, लेकिन इन सारे एरियाज़ में हमने सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन बना लिया है। ये जो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम होते हैं दे आर इंटर ऑपरेबल, मतलब इस एरिया में फ्लाइट उड़ रही है तो गगन पे काम करेगा। जैसे इधर चाइना के ऊपर गया ये बाइडूस, BDSBS बाइडूस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम पे काम करने लगेगा। जापान के ऊपर गया तो QZSS सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम पे काम करने लगेगा, ठीक है।
बाकी सारे एरिया में ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम पे काम चल रहा है. एज आई सेड, जीपीएस इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर हेल्पिंग इन लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन्स, क्योंकि जीपीएस की एक्यूरेसी थोड़ी भी बिगड़ी तो फिर देयर आर मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल लाइक एक्सीडेंट. अब इंडिया ने ये जो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम गगन है, इसको तो 2014 में ही बना लिया था, लेकिन करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है. बना तो हमने बहुत पहले लिया था, लेकिन उसको ऑपरेशन में अब जा कर के ले आए हैं. अभी तक हमारे यहाँ भी गगन हमने बना लिया था, लेकिन काम चल रहा था ग्राउंड बेस्ड रडार ऑगमेंटेशन सिस्टम से ही. अब हम गगन लेकर के आए हैं और इंडिगो की पहली ऐसी फ्लाइट है. इंडिगो बिकेम द फर्स्ट एयरलाइंस इन आवर कंट्री दैट हैज़ यूज्ड गगन फॉर लैंडिंग ऑपरेशंस. तो इंडिगो की एक फ़्लाइट हाल फिलहाल में किशनगढ़ एयरपोर्ट में राजस्थान के अंदर वो लैंड की विथ हेल्प ऑफ गगन. गगन ने उसको लैटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस, आगे कितना डिस्टेंस है, वर्टिकल कितना डिस्टेंस है, उसमें मदद की फॉर लैंडिंग. और गगन के प्रिसीजन से अब छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादा फंक्शनल तरीके से काम कर पाएंगे. और गगन विल हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एयर स्पेस, रिड्यूसिंग फ्लाइट डिलेज, सेविंग फ्यूल एंड इम्प्रूविंग फ्लाइट सेफ्टी. क्योंकि फ्यूल कैसे बचेगा, बहुत बार प्रिसीजन ना होने के कारण प्लेन जो है हवा में ही काफ़ी देर तक उड़ता रहता है. जब सही प्रिसीजन पता चलता है ग्राउंड बेस्ड रडार से, तभी जाकर उसको लैंडिंग कराते हैं. तो इस सब कारण जो फ्लाइट डिले होता है, फ्यूल बर्बाद होता है, वो सबसे बचेगा, फ्लाइट की सेफ्टी और इम्प्रूव होगी. एक बात और याद रखो कि गगन इज द ओनली satellite based augmentation system that is operational in the in tropical region or you may say the equatorial region. यहाँ पे इक्वेटर के पास गगन अकेला ऐसा सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो फंक्शन कर रहा है. हो सकता है पीटी में ऐसा सवाल बना लें, तो इक्वेटर के पास बस गगन ही है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो काम कर रहा है. गगन का मेन काम तो क्या है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम फॉर फ्लाइट्स, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ों में काम आ सकता है. जैसे बेटर ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ड्राइवरलेस कार वगैरह अगर चलाना होगा हमारे सड़कों पे, तो वहाँ पे भी जीपीएस से काम नहीं चलेगा, हाई प्रिसीजन चाहिए होगा, वहाँ पे गगन काम आएगा. मैरी टाइम में, शिप्स वगैरह चलाने में, हाईवेज में, रेलवेज ऑपरेशन में, सिक्योरिटीज एजेंसीज के लिए, इन सब में गगन काम आएगा. एक बार जब गगन फुली रोल आउट हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं और लैंडिंग का बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन. गगन का इन सब के अलावा एक और काम है, गगन विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ आयोनोस्फेयर ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम. आयोनोस्फेयर आई होप आप समझते हैं, जो हमारे अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपोस्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर में देयर आर सम, एक्सोस्फेयर से पहले थर्मोस्फेयर, देयर आर सम आयंस, चार्ज्ड आयंस दैट टुगेदर इज नोन एज आयोनोस्फेयर, जो लगभग 85 किलोमीटर से लेकर के 800-900 किलोमीटर तक है. तो आयोनोस्फेयर का कैसा होता है कि जब हम ग्राउंड से फ़ोन कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स भेजते हैं तो कभी कभार आयोनोस्फेयर उसको डैम्पेन कर देता है. तो गगन इसको भी स्टडी करेगा कि आयोनोस्फेयर का हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्या असर पड़ता है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन गगन सिस्टम इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. आई होप आपको ये पूरा समझ आया. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम जो हमारा नाविक है, गगन अलग है, रडार बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम अलग है. तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने जो इतनी मेहनत की आपको सब कुछ क्लैरिटी से समझ आया है कि नहीं आया. इट विल गिव मी सम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर आपको समझ आ गया तो. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. एपीएससी 2016 में उसने ये पीटी में सवाल पूछा था. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about zero defect, zero effect scheme. This topic is important from our syllabus, GS paper 4, Indian economy point of view. तो देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने ये स्कीम चलाया है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम. जीरो डिफेक्ट से उसका मेन पर्पस है कि फोकसिंग ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना निकले, फुल कंप्लायंस हो जो भी उसका परफॉर्मेंस हो उससे. तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट से उनका मतलब है जीरो एयर पॉल्यूशन, नो लिक्विड डिस्चार्ज, नो सॉलिड वेस्ट, तो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े, जीरो वेस्टेज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इज एन अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको जिसमें इकोनॉमी भी सब प्रोग्रेस करे और इन्वायरमेंट भी हमारा सस्टेन करे. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट. और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एमएसएमई सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम के अंतर्गत सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये इंडस्ट्री जो है ZED सर्टिफिकेशन
द्वारा प्रमाणित है। और जेडी सर्टिफिकेशन लेने के लिए जितना भी खर्चा आएगा उसका 80%, अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो 80% खर्चा जो है जेडी सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो खर्चा है का 80% तक खर्च भारत सरकार सब्सिडाइज करेगी। स्मॉल इंटरप्राइजेज जो तो 60% और मीडियम इंटरप्राइजेज जो तो 50%। फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है XYZ, उसको ZED सर्टिफिकेट लेने में 1 लाख का खर्चा आया, तो अगर वो माइक्रो इंटरप्राइजेज है तो उसका 80% खर्चा जो है सरकार सब्सिडाइज कर देगी। स्मॉल है तो 60% और मीडियम है तो 50%। कल जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and India signed MOU with regarding disability with Chile, and प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 2 ही कंपोनेंट थे, सेटिंग एम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अपग्रेडिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.